शुरुआत करेंगे खास मेहमान भी हमारे साथ में रहेंगे, साथ ही साथ रहेगी जनता। तो सबसे पहले हमारे आज के मेहमान कौन है उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आलोक वत्स हैं, लीडर बीजेपी, संजीत कुमार हमारे साथ में है, कांग्रेस लीडर, एहसान खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, दामोदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, अनीता चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट है, रवि अरोड़ा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, के शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, नाजिम खान हमारे साथ में और स्वाति तिवारी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले अनीता जी आपके पास आते हुए, जंग भीषण हो जा रही है, कहाँ जाके रुकेगी? देखिए, इसको इतनी जल्दी रुकने की अगर हम उम्मीद करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बात जितनी बनाते हुए अमेरिका कोशिश कर रही है उतना ही बिगड़ता जा रहा है। ईरान भी अपनी शर्तों से नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने धमकी दे दी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वॉर जो है ऑल आउट वॉर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधी धमकी अमेरिका की तरफ है। और अमेरिका जो ये सोच रहा था कि जिस तरह से पावर 5 कंट्रीज़ में टॉप 1 वो मानता है और वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, यहाँ पे वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट इस तरह से बिल्कुल ईरान को दरकिनार करके और पूरी तरह से अमेरिका का साथ देगा या वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ देगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकली ईरान को इस तरह से अलूफ करना शायद मिडिल ईस्ट के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसे में लेकिन एक बात यह है कि इजराइल के साथ वो पावर्स हैं जिसको कि हम सच में पावरफुल कहते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खुले तौर पे इजराइल के साथ आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इजराइल के साथ है। तो अगर सीधे सीधे हम देखते हैं कि अगर दो गुटों में पूरा विश्व बटा हुआ अगर नज़र आता है, तो इजराइल के पास वो पावर 5 कंट्रीज़ के साथ साथ नाटो की वो सेना होगी जिससे पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो बंधी हुई, अमेरिका बंधा हुआ है। आपके पास आ रही हूँ, कौन है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, इस समय जो प्रतीत हो रहा है वो निश्चित बात है कि इजराइल का पल्ला भारी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी देखें, आप थोड़े इतिहास में पीछे कुछ साल पहले जाएं, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर उन्होंने इराक पे हमला करा था। और वही दलील दी जा रही है इस बारी भी कि यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ईरान के पास, जिसके कारण इजराइल और अमेरिका हमलावर हो रखे हैं। लेकिन देखिए, ज़रूरी बात जो मद्देनज़र रखनी है और जिसको आगे लेके आना चाहिए कि अमेरिका ये पुराना वाला अमेरिका नहीं है कि अपने अंदर यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, अंतरकलह मचा हुआ है। लॉस एंजलिस की बात करें और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जब चुनावी मैदान में उतरे थे, बोला था चंद घंटों में वो इतने सक्षम है, वो क्षमता रखते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कर सकते हैं। आज भी वो युद्ध बरकरार है। और दूसरी बात देखिए, हास्यास्पद है, बड़ा दुख होता है बोलते हुए, रूस बात कर रहा है कि हम मध्यस्थता करेंगे इजराइल और ईरान के बीच। उनका खुद का युद्ध तो खत्म नहीं हुआ, वहां पर यूक्रेन के साथ तबाही मची हुई है। तो इसका मतलब है इस समय दो बातें कि एक तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध में किसी का भला नहीं होने वाला। पहले भी सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई तो यहाँ पर हाहाकार मच गया था, प्राण वायु को लेकर लाशों के अंबार लग गए थे। तो यहाँ पर सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि मानवता सबसे बड़ा धर्म। और सवाल ये पैदा होता है, मिलियन डॉलर सवाल, ये जो संस्थाएं बनी हुई है, जिनका जन्म हुआ है, जिनका गठन हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, जितनी बड़ी नाटो की बात करें, ये कर क्या रहे हैं? क्या हासिल करा इन्होंने? सबसे पहले जनता से, ईरान इजराइल के बीच में जंग, यूक्रेन रूस के बीच में जंग, ये जो जंग छिड़ी है इसकी वजह क्या मानती है जनता? इसकी वजह है कि लोगों के बीच जो है आप कह सकते हैं आतंकवाद, एक दूसरे पे कब्जा करना, साम्राज्यवाद की नीति। आप देखिए, जैसे हमारे पड़ोसी हैं चीन, पाकिस्तान, ये जब भी जंग, ये हमेशा ऐसे काम करते हैं जो जंग को क्रिएट करे। जंग कौन क्रिएट कर रहा है? गवर्नमेंट्स। कौन सी गवर्नमेंट्स? क्या फायदा, किसका फायदा, कौन किस पे भारी है? अंकल जी, क्या समझते हैं ईरान इजराइल की जंग पर? तो पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स चल रही है, क्या समझती है जनता जंग के बारे में? पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल लोगों के पास जाते हुए ये पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए पूजा जी, आज जो विश्व की स्थिति है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर आदमी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पिछले बार वो राष्ट्रपति बने थे और इस बार का जो उनका रूप है, उसमें बहुत अंतर है। अभी वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। भरोसा है ट्रम्प साहब पर कि नहीं? उनकी विश्वसनीयता विश्व में खत्म होती जा रही है। और उन लोगों का एक ही मकसद है, अपने हथियार बेचना, और इसलिए वो कहीं भी जंग को जारी रखना चाहेंगे। लड़ाई जंग है, लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ हथियार के कारण है, हथियार बेचने को लेकर है, या फिर ये जो कब्जा नीति शुरू हुई है
देखो पूजा, दिस इज़ द मैं ये कहूँगा कि ये एक रीजनल एसिमेट्रिक वारफेयर है, जिसमें से बैंडविथ इस समय मिसाइल से ज़्यादा बैंडविथ और नैरेटिव वारफेयर चल रहा है। ड्रोन पे आ चुकी है बात, तो ये कहना है कि हथियारों से इस जंग को सिर्फ नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें कई सारे जो ग्लोबल फ्रंट बन रहे हैं जियो स्ट्रेटजिक तौर पर आप देखें तो। मैं बात करूँगा कि अगर आप कहें कि ये थर्ड वर्ल्ड वार जैसे आप सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन ये रीजनल कन्फ्लिक्ट में जरूर जाएगा और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट जो है कोल्ड वार की तरफ जा रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सीज यूज़ कर रहा है, तो इजराइल के जो सपोर्टर है अमेरिका, जाहिर सी बात है वो यूज़ करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये युद्ध एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया की तरह 6 से 7 महीने या 8 महीने सालों चला जाए, क्योंकि ईरान भी अब इस समय डटकर इजराइल का मुकाबला कर रहा है और इजराइल के लगातार जो भी उनके स्ट्रेटजिक असेट्स हैं जो उन पर अटैक कर रहा है, तो बहुत बड़ा खतरा तो नहीं, लेकिन एक रीजनल कंट्रोल एस्केलेशन हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है, लेकिन जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, देखिए इजराइल नरसंहार वाला स्टेट है, जिस तरीके से उसने और ईरान, सुन लीजिए, मैं तो अभी तक एक सवाल पूछूं ना, मतलब जनरली मेरे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ देखिए, ईरान को अगर आपने कहा तो देखिए ईरान नहीं है, इजराइल को नरसंहार स्टेट में इसलिए कहूंगा क्योंकि उसने छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके हमास है कि नहीं? हाँ सुन लीजिए, देखिए हमास एक संगठन है, मैं फिलिस्तीन की बात हमास कर एक रहा हूँ। संगठन मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। अरे ये हम सुन लीजिए, हमारे भारत के ऑफिशियल साइट हमास आतंकवादी संगठन है, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। भारत के ऑफिशियल साइट पे क्या बिल्कुल नहीं बताइए आप हमास को ऑफिशियल साइट पे आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं? नहीं, सुनना ना, हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। सुन लीजिए, हमास दुनिया कह रही है आतंकवादी संगठन है, भारत का खुद पक्ष है। मेरे भारत के ऑफिशियल साइट पे नहीं है। अगर भारत के ऑफिशियल साइट पे तो नहीं, आप कह रहे हैं अक्टूबर 7 आतंकवादी घटना नहीं है ना, देश के अंदर इस तरीके कैसी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान आतंकवादी देश है कि नहीं? हाँ देखिए, मैं भारत, सुन लीजिए, भारत जिंदाबाद कहता हूँ और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता हूँ। पाकिस्तान के हमारे देश के पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बिल्कुल, देखिए भारत को अरे जिंदाबाद पाकिस्तान बोले ना, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे भारत के ऑफिशियल साइट पे पाकिस्तान आतंकवादी देश है, तो आतंकवादी देश है। तो है, तो ताता क्या सरकार का स्टैंड है, ये सरकार का तो स्टैंड है। ताता क्या होता है? तो ताता क्यों करने लगते हैं? बोलो ना आतंकवादी देश है। हाँ, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, भारत जिंदाबाद। लेकिन अब जब बात ईरान की आती है तो मैं कहता हूँ कि ईरान ने जो कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया। 56 मुस्लिम देश के जो बहन है ना, उनका इकलौता भाई ईरान है, उसने करके दिखा दिया। ईरान जार्डन क्या कर रहा है? आ गए जेंडर बायसनेस लेकर के कि 56 इस्लामिक क्या बोले बहनों का भाई है। बहनों का भाई तो अभी पाकिस्तान भी बना था जिनके पास परमाणु है, अभी तो ये बनाने के कगार पे अभी पहला पांव रखे। तो जैसे धांसा है ना इजराइल और अमेरिका ने, ये ऐसे ही धांसे जाएंगे। और कोई ये देखिए कैसी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, 56 इस्लामिक कंट्रीज वर्सेस एल्स ऑफ इंडिया, एल्स ऑफ वर्ल्ड। ये इस नीति पे ये लोग साम्राज्यवाद नीति और पता नहीं कौन कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं। जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। यहाँ हमें भारत के एंगल को देखना है। भारत का एंगल इस मामले में अभी तक संतुलनवादी दिख रहा है और रहेगा। संतुलनवादी दृष्टिकोण भारत ने दिखाया है, वो उसी पे कायम रहेगा। एक सेकंड, जनता के पास जाते हैं, क्या कह रहा है? मैडम ने जैसे बात करी कि क्या कहते हैं अमेरिका सही कर रहा है। अमेरिका सही कर रही है, किसी ने हाँ नहीं नहीं, मैडम कह रही थी ना अभी, तो हम कह रहे हैं अमेरिका, चलो हम कहते हैं आपको मैडम, अमेरिका तो शुरू से गलत है। 20 साल उसने तालिबान से लड़ाई किया। अच्छा, हमास सही है कि गलत है? बात कर रहे हैं पीछे हट हमास गए। सही है कि गलत है? हमास तो संगठन है एक। अच्छा, हमास वहाँ से संगठन है। फिलिस्तीन चुन के लेके आया उसको। हमास संगठन है। संगठन ही तो संगठन है गलत ना, है तो क्या? गलत हमास है। आतंकी संगठन है। नहीं, वो अपना एक संगठन वैसा चला जैसे राजनीति। कैसे चला रहे हैं? क्यों? वो चुन के तो आई है, फिलिस्तीन सरकार कैसे चुन के चला लेके आई है। कैसे चला रहे हैं? आतंकवादी संगठन बनाया है ना। आतंकवादी संगठन नहीं है किसी वो। घर में आप कब्जा करोगे, पाकिस्तान छोड़ देगा। आतंकवादी देश है कि नहीं? पाकिस्तान है आतंकवादी देश है, पालता है देश। पाकिस्तान है आतंकवादी देश, कोई है? हाँ जी, हाँ जी, आतंकवादी। पाकिस्तान है आतंकवादी देश। आतंकवादी ये दुनिया में आप कौन लगा रहा है? हाँ। देखो, पाकिस्तान आतंकवादी देश इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो घटना घटी है उसके, अरे छोड़ो यार, छोड़ो। पाकिस्तान आतंकवादी देश इसलिए है कि अभी जो घटना घटी, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मैं भारत के मुसलमानों की जो सोच है उस पर मैं दंग रहती हूँ कि आप क्या सोचते हो। जो फ्रीडम भारतीय मुसलमानों को जो भारत में रह के मिल रहा है, वो जो 56 इस्लामिक देश बोल रहे हैं ना, वहाँ जाके इस आज़ादी के साथ जरा रह के दिखाएं, तब पता चल जाएगा कि 56 इस्लामिक देश। हाँ, एक सेकंड,
जल्दी से। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा, देखिए मैं भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं भारतीय हूँ और भारत की बात करता हूँ। लेकिन आपने अगर ये बात कही है कि भारत का अगर युद्ध अमेरिका से भी हो जाएगा ना, तो अमेरिका को घुटने पे इंशाल्लाह टिका देंगे, वो हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इस भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ईरान ने, सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ईरान ने जो ये कदम उठाया अपने देश को बचाने के लिए उठाया, बिल्कुल सही उठाया। इजराइल इंशाल्लाह नक्शे से खत्म होने वाला है। अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए जल्द से जल्द अमेरिका हट जाए। देखिए, अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी हम हिंदू मुसलमान और गैर हिंदू गैर मुसलमान की बात करते और हैं। ये कौन कर रहा है? देखिए, हम आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं। विश्व के हम तो नहीं कर रहे हैं, आप में से ही कुछ लोग कर रहे हैं। विश्व के अंदर आज मानवता शर्मसार हो रही है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर से उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान के ऊपर। किसने कहा था इजराइल को दादागिरी के लिए? किसने कहा था? अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की खनिज संपदा के साथ जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, यूक्रेन के साथ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ बदतमीजी किया और डोनाल्ड ट्रंप ने सही तरीके जेलेंस्की ने जवाब दिया। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज एशिया के जो देश हैं उनको हमें आपको सोचना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को दोबारा माफी क्यों मांगनी पड़ी? अगर आप सही थे तो फिर आपको टिकना चाहिए था। नहीं, क्यों आप माफी मांग लेते? क्यों बदल जाते हैं आप अपनी बात से? उस युद्धरत देश के पीछे अमेरिका ने पुशअप करके उसको खड़ा किया, यूक्रेन से और रसिया से लड़वाया, और स्थिति जब वो फंस गया। कोई देश इतना बेवकूफ हो सकता है क्या? कोई देश इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो दूसरों के कहने के मुताबिक चले? हो सकते हैं। अमेरिका सबको लड़वाता है मैम, सबसे बड़ी बात ये है। आज देख लो, तो भारत जोड़ सकता है सबको कि भारत में वो काबिलियत है कि वो दुनिया को जोड़ सकता है? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया का साथ नहीं दिया। आज खुद देख लो आप, तालिबान इंडिया के लिए आतंकवादी देश था, लेकिन आज देखो, आज अलग होने के बाद तालिबान क्या रहा? तालिबान इंडिया का दोस्त हो गया। लेकिन इंडिया पाकिस्तान युद्ध में तालिबान ने साथ किसका दिया? इंडिया का दिया। आप खुद देख लो। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो, अमेरिका गलत है इस जगह। अमेरिका, मैं ये कह रही हूँ कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं दुनिया में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज भारत में कैपेबिलिटी है, उनको सामने फ्रंट पे आना चाहिए। भले ही आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, भले ही आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, लेकिन आज मोदी जी को सामने आके इन देशों की मध्यस्थता कराने के लिए बीच में आना चाहिए। मोदी जी ने तो कह दिया, ईरान और इजराइल दोनों ही उनके मित्र हैं। चीज बताइए, आपके पड़ोस में न्यूक्लियर बम बन रहा हो तो हम भी एक ऐसी सिचुएशन में पहले थे कभी, जब पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था और हम क्या कर रहे थे, सैंक्शन झेल रहे थे। आज वही स्थिति है, कोई भी अपने पड़ोस में न्यूक्लियर एसेट्स बनने नहीं देना चाहता, और पूरा अधिकार है इजराइल को इस वक्त पूरा जो उसको बन पाए, क्योंकि 15-16 दिन का उनका पास टाइम पीरियड था कि इसमें ये बम तैयार कर देंगे। अगर वो रिटेलिएट नहीं करते तो कल को वो तो डायरेक्टली कहते हैं कि यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं है। तो मुझे बताइए, 21st सेंचुरी में क्या सबको बराबरी का जीने का अधिकार नहीं है? ये कहाँ, किस वर्ल्ड में है हम? सबको बराबरी का जीने का अधिकार नहीं है। सर देखिए, सबसे पहले युद्ध ये कह रहे हैं कि ये सही है, ये कह रहे हैं ये सही है। मैं कहता हूँ युद्ध ही सही नहीं है। युद्ध तो मानव का विनाश करता है। युद्ध से कभी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। और जिस तरह से ट्रंप 3 दिन में ही इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिएशन और आपस में समझौता सीज फायर किया था, हमारे देश को भी उनके झगड़े में घुसकर उनको शांत कराना चाहिए और झगड़ा नहीं कर, क्योंकि ईरान से जो तेल आती है उसका नुकसान हमारे यहाँ महंगाई बढ़ सकती है। हमारे भैया ईरान से नहीं आता, इससे जनरल पूछ लीजिए, आप बताएंगे? आप पीछे चुप रहिए आप। और सुनिए, हमारी जो तेल जो जितनी भी है, ये कहीं ना कहीं ये युद्ध से महंगाई बढ़ेगी, देश में हाहाकार मचेगा। युद्ध जो है कभी किसी हाहाकार। भारत लगभग 40 देशों से तेल जो है वो आयात करता है और ईरान का नंबर उसमें 29वें नंबर पे है। तो ईरान से तेल आएगा कि नहीं आएगा? BBC मैं 2023-24 का कोट कर रही हूँ। फर्स्ट था सऊदी अरब, सेकंड नंबर पर था रशिया। चेक कर लीजिएगा फैक्ट अगर चेक किया। एक सेकंड। पूजा जी, जब तक ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, यही ईरान और यही अमेरिका और यही
इसराइल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जैसे ही वहाँ पे पूरी तरह पूरा मुस्लिम समुदाय आ गया है, उसके बाद से ये दुश्मनी बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं, दोनों को अपना वजूद बचाना है, इसराइल को भी और ईरान को भी। सबसे बड़ी बात सुनिएगा मेरी, आज अमेरिका अपना दबदबा मिडल ईस्ट में बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी अमेरिका का हाथ था। आज पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुल्क लड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे बैक देता है। दूसरी बात, आज अचानक क्या होता है कि G7 की मीटिंग बीच में छोड़ दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो है वहाँ पे तेहरान को पूरी तरह से खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। तीसरी बात, सैनिक जमावड़ा मिडल ईस्ट में भेज दिया जाता है। रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपने पेंटागन के अधिकारियों के साथ, अपने मंत्री कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। और ये बता दूं मैं आपको, इसके युद्ध का अंत, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी ऐसे लगा ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसमें कई देश कूदेंगे, क्योंकि जो हमारा ईरान है, ईरान के पीछे भी कई जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं। खासकर मैं रशिया की बात करूँ, खासकर चाइना की बात करूँ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने काफी ड्रोन जो है इसको रशिया को दिए थे। लेकिन क्या होगा? मैं संक्षेप में एक बात बोलूंगा कि अभी ये वाद विवाद ना आगे बढ़ाते हुए सवाल ये पैदा होता है, शुरू किसने करा? 2 साल पहले अक्टूबर में ये हमास ने जब ये सारे बंदी बना लिए थे, तो वहीं से ये घमासान शुरू हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, उसको आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप यानी कि एक तरफ बात करते हैं मानवता की, वैश्विक स्तर पे शांति बने रहे, तो ये तो इसके बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर अगर आप तब कार्रवाई नहीं करेंगे या एक्शन मोड में नहीं आएंगे जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जिसके कारण ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात है कि एक तरफ वो मुल्क है जो विस्तारवाद की मंशा रखते हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो व्यापारिक बढ़ावा देते हैं, व्यापारिक का उनकी आगे मानसिकता है। अमेरिका का इशारा है जहां पर व्यापार की बात है, जो टैरिफ्स इंपोज करते हैं, अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर विस्तारवाद की बात करें तो चीन, तो यहां इसका मतलब है यहां सचेत रहने की आवश्यकता है। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो कूटनीति है वो तटस्थ है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर सुगबुगाहट आ रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की, तो हिंदुस्तान की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। आतंक का पालनहार कौन है? देखिए, आतंक का पालनहार तो खुद ख्वाजा हामिद ने, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने कह दिया कि हम पिछले कई सालों से, 3 दशकों से आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहाँ जहाँ अमेरिका के अपने स्वार्थ सधते हैं, अमेरिका वहाँ पे अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। और पाकिस्तान हो या कुछ ऐसे देश हो, वो उसके कठपुतली हैं, इसमें कोई लेकिन बात यहाँ पे जब ईरान की आती है, तो ईरान ने सबसे पहली गलती की जब ये बात हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही थी, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए। दूसरी बात जब बात आती है चीन और रूस की, तो देखिए मध्य एशिया में, साउथ ईस्टर्न एशिया में कौन उसका बिग बॉस बनेगा, इसकी जो रस्साकसी है वो चल रही है। अब इस इजराइल और ईरान के बीच में अपने कमेंट्स देके रूस चाहता है कि मैं बिग बॉस बनूं, चीन चाहता है कि मैं बिग बॉस बनूं। लेकिन आपने देखा अभी G7 में कि इंडिया ने, भारत ने कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन इटली की जो प्रमुख हैं, उन्होंने हाथ मिलाते हुए क्या कहा कि मोदी जी यू आर द बेस्ट, आई वांट टू बी लाइक यू। पूरी दुनिया, जो ट्रंप से फोन पे बात होती है, ट्रंप बोलते हैं आ जाइए हम आपसे बात करें, मोदी जी बोलते हैं कि जी हमको फुर्सत नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हमारा पेरिस एंगेजमेंट, हम नहीं आ सकते। तो फिर भारत बेस्ट कौन है? बेस्ट पहला नंबर तो हमारा जो इंडिया है, मोदी जी को इनको लड़ने देना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। आवाज थोड़ी कम आ रही है। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। अब हमारा इंडिया जो है, मोदी जी को यही ट्रंप था, कूद के आया था ना कि मैंने मध्यस्थता करा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैंने प्रस्ताव रखा। मोदी जी आप आराम से बैठिए, इनको जंग लड़ने दीजिए, इनका तमाशा देखना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान का देखते हैं और पाकिस्तान का देखते हैं, अब इनका देखना चाहिए। और इजराइल हमारा सपोर्ट करता है, इजराइल हमारा हिंदुस्तान का पक्षधार रहता है। हमारी हिंदुस्तानियों की दिल की आवाज़ है कि हम तो इजराइल को सपोर्ट करें। भारत ने कह दिया जो आतंक के साथ जाएगा उसको भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्टैंड आतंकवादियों के ऊपर तो होना चाहिए। चलो गवर्नमेंट का एक स्टैंड हम मान सकते हैं, मगर बीइंग एक भारतीय, अभी
कुछ दिन पहले जब मिशन संदूर चल रहा था तो हर एक में अपनी एक देशभक्ति अलग तरह से प्रवाह हो रहा था उसका। मगर एट प्रेजेंट मुझे एक चीज़ बताइए, जब हमारे मुश्किल की घड़ी में इजराइल हमारे साथ था, आज डिस्कशन पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ईरान जो है वो एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल जो है वो एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ डिस्कशन पार्ट ये जो आ रहे हैं ना कि हम ईरान के साथ है, एक दो पक्ष बन गए। हिंदुस्तान में भी कहाँ 2000 किलोमीटर यहाँ से है और दो पक्ष बना दिए यहाँ पे। मैं कहता हूँ सही को सही। किसने बना दिए दो पक्ष? देश में है। किसने बनाए दो पक्ष? यहीं पे ये बनाने वाले कौन लोग हैं मैं जानना चाहती हूँ। वो एक रेडिकल सोच रखने वाले जो नसरुल्लाह के मरने किसकी के है? बाद, नसरुल्लाह के मरने के बाद कश्मीर से लेकर लखनऊ बेंगलोर में रैलियां करते हैं, हर घर से नसरुल्लाह रेडिकल सोच वाले कौन लोग हैं ये देश में? हाँ, कुछ देश में है, जैसे कि अभी सोच कह रहे हैं, हमारे भाई ने कहा था कि 53 बहन है। टारगेट कर रहे हैं। नहीं, 53 बहन है तो 53 बहन, 56 हाँ 56 बहन है तो 56 बहनें लड़ रही हैं आपस में। पाकिस्तान मर रहा है आपस में, पाकिस्तान मार रहा है आप ये उनको। कह रहे हैं कि उन 56 बहनों के भाई हाजी नाजिम भी? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बांग्लादेश आपस में मर रहा है, वो बहन है। आप खुल के बोलो, आप ये कह रहे हो कि उन 56 बहनों के भाई हाजी नाजिम भी हैं? हाँ, सगे भाई हैं, ये तो जन्म भाई हैं। सुनो, ठीक है, वो बोला, वो उन्होंने बोला, गलत बोला है। 53 जो मुल्क हैं, जो भी जिनकी बहनें हैं, वो आप 56 55 जो भी है छोड़ो, वो सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम जंग का विरोध करते हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बंद कर दीजिए। कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं रेडिकल सोच वाले कुछ लोग हैं। कौन है नसरुल्लाह के मरने पर रोने वाले? देखिए, अभी आपने पूछा ना ऐसी सोच रखने वाले कौन से लोग हैं। जिसको हमास आतंकवादी संगठन नहीं नजर आता है बिहार में, बिहार हिंदुस्तान के अंदर जिसको बोलने दीजिए भाई, जिसको हिंदुस्तान में हमास बताइए आतंकवादी संगठन नहीं नजर आता है, उन लोगों को वो भी नजर नहीं आएगा कि वो आतंकवादी है। और रही बात जो हमारे विश्व में, आप बताइए, जो हमारे एक सेकंड मैं पूछूंगा आज विश्व में ये जितने संगठन बने हुए हैं, यूएनओ, G3, ब्रिक्स, ये सब कागजी घोड़े बन के रह गए हैं। कोई योगदान नहीं है इनका विश्व में शांति फैलाने में। अच्छा, मैं आती हूँ एक बार सर। आज मोदी जी की ट्रम्प साहब से बात हुई, सबको पता है कि नहीं हुई थी? पता है सबको? तो आज क्या हुआ मोदी जी की बातचीत में? बस यही हुआ कि तुम अपना व्यापार फैलाओ, मैं मेरा व्यापार फैला रहा हूँ, और क्या। मोदी सीधा सीधा क्या मैसेज था? सीधा मोदी जी कह रहे हैं मैं गुजराती हूँ, मैं मेरा व्यापार करूँ, आप अपना व्यापार करो। क्या सोचते हैं अंकल, आज बातचीत में सीधे मैसेज दे दिया कि नहीं? नहीं सुना नहीं। मैं बता देती हूँ, आज बातचीत में हमने सीधे सीधे कह दिया कि गोली चलाओगे गोला मारेंगे। हमने सीधे सीधे बता दिया कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना हमें कल थी, ना हमें आज है और ना हमें कल होगी। हम अपने मुद्दों पर खुद बात कर सकते हैं, अपने हक की बात को उठा सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। और हाँ, एक और बात कह दिया आतंक के खिलाफ कि आतंक का साथ देने वालों को भुगतान करना होगा। स्वाति जी है ना, बहुत उछल रही थी कि वहाँ पे है, उनका जवाब यह है ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे और सब केमिकल्स आते हैं। मतलब कच्चा तेल सबसे आता है, ये नहीं अल्पा नुकसान चाहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कच्चा तेल नहीं आता, लेकिन हमारे 40 कंट्री से लेते हैं, ईरान से भी आता। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि ईरान से ही आता है, हमने ये नहीं कहा था, हमने भी यही नहीं कहा था कि ईरान से ही आता है। तो ये चीज कर दे पहले ये किसी को काटने के छोड़ दो। हाँ, बीजेपी वाले सबसे पहले तो बोलने का तरीका सीखिए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, नहीं है। और ये इन्होंने मुझसे कहा था, इन्होंने प्रूफ क्या दिखाया, वो जो वो दिखाता है गूगल पे, वो बता रहे हैं। मैंने बोला मैं बीबीसी को कोट कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा था कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा था 29वें नंबर पे है, और ये क्या कह रहे हैं कि पहले नंबर पे। ये कोई प्रूफ नहीं है। और आपने कहा कि आप बीजेपी की तरफ से, तो मैंने स्पष्टीकरण दिया, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। एक सेकंड। अब सवाल ये आता है कि भारत मध्यस्थता के लिए क्या सबसे सटीक हम ये माने कि इन दिनों विकल्प है? क्योंकि हम ही बार बार कहते कि युद्ध का ये वक्त नहीं है, हम ही कहते हैं कि हम बुद्ध के देश हैं। देखो पूजा, भारत के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण है। चाहे इराक के साथ, ईरान के साथ हमारा तेल का व्यापार है, हमारे पास छाबार पोर्ट है हमारे पास। और इसके अलावा अगर होमरूज पे वो ब्लॉकेट लगाता है ईरान, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। पोर्ट शेयर करते थे ना, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, होमरूज ब्लॉक करता है वो, तो निश्चित तौर से भारत पे असर पड़ेगा। इसके साथ अगर मैं इजराइल की बात करता हूँ, तो हमारे टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ है, डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और कई तरह की टेक्निकल
एस्पेक्ट्स में इजराइल एक सेकंड अरे लड़ने की बात नहीं है, एक सेकंड किसी भी देश को अपनी रक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार, और इजराइल ने जो किया ईरान के ऊपर, सबसे बड़ा डर है जो इनरिच यूरेनियम बना रहे हैं वो विश्व शांति के लिए नहीं बना रहा है। ईरान क्यों घुसा इस जंग में? जो जंग इजराइल हमास के बीच जारी थी उसमें ईरान क्यों घुसा? हमास, हुती और हिजबुल्लाह तीनों ईरान के प्रॉक्सी फ्रंट हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है कि ईरान सपोर्ट करता है। और अगर ऐसे समय में हम देखें तो ईरान जो इनरिच यूरेनियम बना रहा है, अगर वो कोई विश्व शांति के लिए नहीं बना रहा, निश्चित तौर से वो अगर ईरान की लापरवाही से या जाहिर तौर पे ईरान के जो प्रॉक्सी फ्रंट है वहाँ पर अगर वो स्ट्रेटेजिक लेवल के या टेक्टिकल लेवल के न्यूक्लियर बम अगर उसके प्रॉक्सी फ्रंट के पास चले गए तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास कोई मित्र देश नहीं, सिर्फ जॉर्डन के अलावा। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो इजराइल ने हमला किया, और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर मानते हैं? दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर मानते हैं क्या? नहीं, प्रेशर कोई देश नहीं मानता। जब उसके हितों की बात आती है तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या किसी भी संगठन से परे जाके बात करता है। चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी हमने नहीं परवाह की कि हमारे ऊपर क्या प्रतिबंध लगे और कौन क्या सोचेगा। हमने सीधे सीधे पाकिस्तान जो हमारा थ्रेट था, हमने उसके जो भी वहाँ पे आतंकवादी संगठन, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, हमने उनको उड़ाया। तो सेम वही इजराइल ने किया वहाँ पे ईरान के ऊपर। जब उसे लगता है कि अगर ईरान अगर इनरिच यूरेनियम बना लेगा जिस दिन, और जो उसके संगठन है हुती, हिजबुल्लाह और हमास, अगर इनके पास उसके टैक्टिकल लेवल के एटॉमिक बम चले गए तो उस दिन इजराइल का सर्वनाश निश्चित है। तो अगर क्या करता है हुती हिजबुल्लाह, क्या करते हैं? हाँ देखिए, अभी आपने हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हुती की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं तो कि देखिए जिस तरीके से आप भाई है, उनके भाई है भाई। सुन लीजिए, हिजबुल्लाह कौन सी लाइन पे एक्टिव है, कौन सा बॉर्डर? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। अरे मैं अपने भारत की बात करूंगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूंगा। अरे सुन लीजिए दूसरी बात, यहाँ जब ईरान की बात होती है तो मैं आपसे सीधा से एक बात कह देता हूँ। सुन लीजिए, मैं ईरान की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कहाँ एक्टिव है आप बता दीजिए। कहाँ पे एक्टिव है? आइए थोड़ा आगे आइए ना, आजिन साहब पीछे क्यों चल जा रहे हैं? आप बताइए। नाम बताइए आप। हाँ देखिए, यहाँ पे हिजबुल्लाह की बात होती है। अरे बात सुनना ही नहीं चाहते आप सुनना ही नहीं चाहते, यानी भारत के रहने वाले को आप बोलने नहीं देना चाहते। अरे भाई, अमेरिका का ट्रंप नहीं चलेगा, या भारत का मोदी चलेगा? मोदी नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ सुन लीजिए, एक सेकंड आप बोलिए। हाँ, और दूसरी बात ये, अरे सुन लीजिए भाई, पेट में दर्द आपके चालू होने लगता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे एक हमास की बात आई थी। हमास के जब मैंने कहा था कि हमास एक संगठन है, ऑफिशियल साइट पे आतंकवादी नहीं है। तो दूसरी बात अगर मैं कहता हूँ कि तालिबान, अरे सुन लीजिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा कि तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर सरकार चला रहा है, अफगानिस्तान की टीम भारत के अंदर आती है तो क्या तालिबान की टीम कहा जाता है? इस तरीके का माहौल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। ईरान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है, अपने देश के वर्चस्व की बात कर रहा है। लेकिन इजराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसने फिलिस्तीन के अंदर किस तरीके से अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से बच्चों को मारा और बहुत सारी चीजें करी, तो इजराइल जो है बिल्कुल टेररिस्ट है। तो हाजी नाजिम खान मुझे याद आ जाते हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये कहा था कि ये फिलिस्तीन की जमीन जो इन्होंने इजराइल वालों ने कब्जा रखी है, ये फिलिस्तीन की जमीन इजराइल वालों को देनी चाहिए। मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक सेकंड बातों का समर्थन करता अब अगर भारतीय नागरिक की बात पूरी होगी तो मैं एक सवाल पूछ लूं भारतीय नागरिक से, जो भारत का रहने वाला है और भारत की बात सुनाता है। तो जरा भारत की ये बात बताइए मुझे कि ये जो हमास ने हमला किया था वो क्या था? वहाँ पर वो लोग नहीं थे, औरतें नहीं थे, बच्चों को ओवन में वो नहीं था। अरे सुन लीजिए, जो भी इंसानियत का कत्ल करता है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो हमास हो या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हो या कोई भी हो, चाहे इजराइल हो, हम उन सबके खिलाफ खड़े हैं। पहले किसने बुलाया? पहले हमला किसने किया? हमास ने किया, इजराइल ने किया, पहले किसने किया हमला? हाँ देखिए, अगर हमले की बात आती है तो देखिए जिस तरीके से हमास ने वहाँ पे हमला करा तो वहाँ पे नुकसान इजराइल के जो आवाम थी उनको पहुंचा, लेकिन इजराइल ने जिस तरीके का नरसंहार हमारे नागरिक मारे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घर में घुसकर मारा, और आप क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए, आए हमास मारे और चला जाए, कोई बात नहीं। और ईरान को किसने बुलाया था ये भी बताइए। नहीं, ये बता दीजिए, क्या हमास के चक्कर में फिलिस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जाएगा? क्या वहाँ बिल्डिंगों पर अटैक करा जाएगा? ये क्या है? सवाल ये पैदा है कि शुरुआत किसने करी? अगर दोषी है तो फिर सारे दोषी हैं, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा जो शुरुआत करता है या आग में घी डालने का काम करता है या घमासान ऐलान करता है तो निश्चित बात है उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन दो जरूरी बातें, देखिए हम लोग तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं, वहां ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
पहले कुछ वर्ष पहले जब बियारिट्ज में G7 समिट हुआ था, वहां पर विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र तत्कालीन राष्ट्रपति जब अपने पहले कार्यकाल में थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तब भी मध्यस्थता की कोशिश करी थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक में उनको बोल दिया था, साफ संदेश दे दिया था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। ये द्विपक्षीय मामला है, तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर चाहती है, कौन चाहता है थर्ड वार? नहीं चाहता है ना, तो फिर वही है। नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हमारे देश का भी कर्तव्य है, हमारे बिल्कुल है, है वो तो मैं कुछ और बात कि बोल उनको रहा हूँ। इंटरफेयर करके इस किसी तरह ये मध्यस्थता की जाए, जिस तरह हमारे और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हुई है। मध्यस्थता हमारे बीच में किसने की मध्यस्थता? हमारे बीच किसने की मध्यस्थता? कोई मध्यस्थता नहीं की। ये ऐसे लोग हैं कि भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे और किसी चच्चा किसी फुफ्फा ने कह दिया कि मध्यस्थता करवाई तो मान लिए। अभी 35 मिनट की जो बात है वो नहीं इनको दिख रहा है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है और ये बार बार 56 मुल्कों की बात कर रहे हैं। टर्की ने साइप्रस के 36% जमीन पे 36% जमीन पे टर्की ने इन्होंने भारत का फूफा कैसे कहा ट्रंप को? कैसे कहा आपने भारत का फूफा नहीं कहा, मैंने कहा गली मोहल्ले के चच्चा और फूफा की तरह। तो पहले तो कान खोल करके सही ढंग से सुनना। एक सेकंड। मोदी जी की बात पे भरोसा है कि ट्रम्प साहब की बात पे भरोसा है? मोदी, आई लव मोदी। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी जी की बात पे कि ट्रम्प की बात? मोदी जी की बात पे। किस पे भरोसा है? मोदी जी ने अभी ये कहा नहीं है कि ट्रंप ने करवाया सीज फायर, नहीं करवाया। अभी तक मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। कितनी बार तो कहा नहीं कहा, फिर कहा। आप बताइए। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। फिलिस्तीन इजराइल में 75% यहूदी हैं और 25% मुसलमान हैं। इराक में सुन लो बात, तुम बोलते हो बीच में, तुम बोलो। इराक में एक भी यहूदी नहीं है, वहाँ 25% मुसलमान सेफ हैं और यहाँ एक भी यहूदी सेफ नहीं है। ये जो युद्ध है, ये जो नरसंहार है, यहूदी वर्सेस मुसलमान का है। झूठ बोलते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहले दोस्त होते थे यहूदी और मुसलमान दोस्त होते थे, आज दुश्मन बने हुए हैं। इराक शिया मुस्लिम बहुल देश है और वो चाहता है वर्चस्व, अरब देशों में वर्चस्व चाहता है वो, इसीलिए नरसंहार कर रहा है। चाहे वो हमास के माध्यम से, चाहे वो हूती के माध्यम से, ये संगठन है, नरसंहार करते हैं, केवल रक्त बहाते हैं। पाकिस्तान बलोच को मार रहा है, इराक में शिया मारे जा रहे हैं, सुन्नी मारे जा रहे हैं, यहूदी मारे जा रहे हैं। ये नरसंहार करने वाले लोग हैं। आज हमारे भाई कह रहे हैं कि हमारी बहन है, अरे तुम्हारी बहनें कौन लड़ रही है? ये सिर्फ नरसंहार करने वाले लोग हैं। ये बोलते हैं बहनों के बारे में, मेरी बहनों के बारे में देखिए, बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारत ये युद्ध एशिया में हो रहा है और खासतौर से मध्य पूर्व एशिया के अंदर हो रहा है। एशिया में भारत तथाकथित विश्व गुरु जो अपने नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं, आज तक उनका कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया इस युद्ध के बारे में हमको क्या करना है। एक सिंगल स्टेटमेंट उन्होंने, स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में हमें आज इसको पीस के बारे में बात करनी है। हमें युद्ध का बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि एशिया शांत होगा तभी जाके भारत शांत रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं? ईरान के अंदर युद्ध होगा, इजराइल के साथ युद्ध होगा, भारत पीस नहीं रह सकता। हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, डॉलर मजबूत हो चुका है। आज रिफाइनरी चल रही अगर ईरान के अंदर, तो अमेरिका क्या करेगा? मात्र पीस होने के तुरंत बाद वहाँ इंजीनियर भेज करके अपना व्यापार करेगा। तो अमेरिका तो व्यापार करने आया है, उसको पीस से, युद्ध से कोई लेना देना। ये जो, हाँ, मैं जल्दी से मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। एक सबसे पहले तो सुनने का धैर्य होना चाहिए अगर आप डिबेट में हैं तो। मैंने कहा था फुफ्फे किसकी तरह? गली के नुक्कड़ की तरह। पूरा सेंटेंस सुनेंगे नहीं, आधे पे ही बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं ना कढ़ाई में, वैसे ही उछलने लगते हैं और हर क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। आपने जब यहूदियों की बेटियों को, बहनों को कैसे घुमाया था हमास ने, सबने, पूरी दुनिया ने देखा था। तो अगर आपने क्रिया किया है तो प्रतिक्रिया होगी। और आप अगर आतंकवादी को अपने घर में पनाह देंगे तो आप भी आतंकवादी ही कहलाएंगे और आप पे भी एक्शन लेंगे, चाहे वो कोई घर हो या हॉस्पिटल।
एक सेकंड, एक ये जो हाजी नाजिम कह रहे हैं मेरी 56 बहनें हैं, मानते हैं क्या भारतीय लोग भी कि वो 56 बहनें हैं हमारी? मुझे नहीं मालूम है क्या। हाँ मानते हैं अंकल जी, जिनका ये 56 बहनों का जिक्र बार बार कर रहे हैं। यहाँ जानते नहीं है, आपने दूर से रिश्ते बना लिए हाजी नाजिम साहब। कोई मानता है क्या कि 56 बहनें हैं हमारी? हाँ? भाई तुम मानते हो क्या 56? अंकल आप मानते मेरे हो क्या? को नहीं। है भाई 56 बहनें तुम्हारी? नहीं है 56 बहनें हैं। ये सब तो कह रहे कि कोई 56 बहनें नहीं है हमारी। देखिए पूजा जी, एक मिनट यार सुनो। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बड़ी शांति से कि अभी जो हो रहा है पूरे विश्व में, हम बंदर से शुरू हुए थे, आदमी बने। अब हमारी जो एक्टिविटीज है, चरित्र में गिरावट इतनी आ रही है कि हम फिर से बंदर बनते जा रहे हैं। तो ये विश्व में जिस तरीके से ये बोल हम बंदर भी नहीं है। क्या बन रहे हैं? ये इजराइल है ना, अमेरिका की कॉलोनी है। वो हथियार बनाता है, वो कहता है यूज कर अरब कंट्री के ऊपर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। इजराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के बिगड़ पूछे ईरान पे हमला कर सके। हाँ, एक सेकंड। देखिए जिस तरीके से विश्व में अशांति फैल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक हम धैर्य संस्कार नहीं पैदा करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जब तक हम लोगों के अंदर संबल नहीं आएगा, चरित्र नहीं पैदा होगा, संस्कार नहीं पैदा होगा। पूजा जी मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि ये सही है कि हमारा जो लेकिन ये बीजेपी वाले हैं। हम बीजेपी वाले नहीं है, ये इंसान है। बीजेपी वाली वो है जो वो फूफा बना रही है। ये तो ये ऑफिशियल वही बीजेपी वाले हैं। वो ईरान बीजेपी वाली नहीं है। फूफा जी, वो बीजेपी इनके वाली नहीं फूफा है। जी वो बीजेपी वाली नहीं है। वो बीजेपी वाली नहीं है। ईरान के सुनिए, बहनों से लड़ रहा है। आप ये फूफा जी और चाचा जी, आप एक महिला से मुझे लगता है कि आपको ईरान की एक बहन। तरीके से और सभ्य तरीके से बात 56 करनी कंट्री, चाहिए। 56 अगर कंट्री आपको बहन इतनी है। चिंता हो रही है बहनों की, तो वो भी आपकी बहन ही लगती है। बहन ही है। तो बहन के लेकिन फूफा बात तो चाचा सब हमेशा आपने गलत- यहीं पर ही बना दिए। वो और वो है ऑफिशियल जिनको बीजेपी के प्रवक्ता, ये नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियल। बट ये तो सही बोल रहे हैं। नहीं ये बोले, तो युद्ध इसमें बीजेपी की बात इन्होंने कौन सा मोदी की, एक सेकंड, इन्होंने कौन सा मोदी बात कर दी? नहीं, वो तो कौन लड़ाई सी बात चाहती है, की? वो तो युद्ध कौन सी चाहती बात? है। उन्होंने कब कहा कि वो युद्ध देश में चाहती है? युद्ध गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पूजा जी यहाँ पर देखिए सब लोग बड़े समझदार हैं, बुद्धिजीव हैं। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर दो का जिक्र करेंगे। हमास ने जो करा तो रिएक्शन हुआ, थोड़ा इधर उसके आइएगा बाद जरा। पाकिस्तान ने जो करा पहलगाम में, वहां पर निहत्थे सैलानियों को जो मौत के घाट उतारा, उसका ये परिणाम था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और ये निश्चित साफ बात है, दो टुक में पूरे विश्व को संदेश चला गया है कि यहाँ पर बीच में किसी की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। और यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर द्विपक्षीय मामला है। हाँ, एक सेकंड। तो कहे तो आज भी जी सकते नहीं। चाचा ट्रंप ने आज भी कहा क्या कहा? क्या कहा? कि हमने मध्यस्थता कराई है। आज भी G7 में साफ साफ डिक्लेरेशन है, उन्होंने कहा हमने कराई है। सुनिए एक सेकंड भाई, ये जनता है। मैं फिर से पूछवा देती हूँ, ट्रम्प की बातों पे भरोसा है कि मोदी की बातों पे भरोसा है? मोदी की बातों पर भरोसा है। किसकी बातें भरोसा है? मोदी जी की। हाँ, ट्रम्प की बातें भरोसा उनकी है? बातों पर भरोसा है। अच्छा, तुम ट्रम्प अमेरिका के हो? अमेरिका के हो? मोदी की बातों पर भरोसा है। मोदी की बात पे भरोसा है। किसकी बातें भरोसा है? मोदी। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी के। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी जी की। किसकी बात पे? मोदी किसकी बात पे? किसकी बात पे? मोदी की बात। किसकी बात पे? मोदी मोदी की बात पे भरोसा है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। उम्मीद है। भारत से उम्मीद है पूरी दुनिया को। हाँ, थोड़ी आवाज जोर से आनी चाहिए। उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत, जिसे बार बार कहा जाता है कि विश्व गुरु है, था और रहेगा, हम फिर से उस मुकाम को हासिल करेंगे जो मुकाम हम पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि इस मामले पर हर एक भारतीय की भावना एक ही है। जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। हर खबर के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।